नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसे निवेश की दुनिया में कह सकते हैं एक तरह से बाइबल का दर्जा हासिल है। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जी हाँ, ये 1949 में छपी थी। सोचिए जरा कितना वक्त गुजर गया। बिल्कुल। काफी पुरानी किताब है। लेकिन आज भी वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज वो इसे निवेश पर लिखी सबसे बेहतरीन किताब मानते हैं। सही कहा, और इसकी वजह भी है, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो हमारे पास इस किताब के कुछ जरूरी हिस्से हैं और एक सारांश भी है। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ग्राहम ने क्या कहा, बल्कि ये समझना है कि शेयर बाजार के रोज के शोर और उतार चढ़ाव के बीच एक आम इंसान कैसे समझदारी से पैसा लगा सकता है और लंबे समय में संपत्ति बना सकता है। बिल्कुल। ये आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है, नहीं? मुझे भी ऐसे लगता है। देखिए, ग्राहम की खूबी यही है कि वो फटाफट अमीर बनने के नुस्खे नहीं देते, कोई शॉर्टकट नहीं बताते। हाँ, वो तो आजकल बहुत चलता है। बिल्कुल। उनका पूरा जोर तर्कसंगत सोच, धैर्य और सबसे जरूरी अपने आप को बाजार के भावनाओं के असर से बचाने पर है। भावनाओं से बचाना, ये सुनने में आसान लगता है। हाँ, पर है मुश्किल। उनका दर्शन सिर्फ निवेश रणनीतियों के बारे में नहीं है, बल्कि एक सही निवेशक स्वभाव विकसित करने के बारे में है। मतलब आपका टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए। अच्छा, स्वभाव। तो चलिए इसी सोच की बुनियाद से शुरू करते हैं। ग्राहम का सबसे मशहूर सिद्धांत वैल्यू इन्वेस्टिंग या मूल्य निवेश। जी, वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये शब्द तो हमने बहुत सुना है टीवी पर, आर्टिकल्स में, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ ये कि कोई स्टॉक सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो? नहीं नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ सस्ता खरीदना नहीं है, बल्कि मूल्य से सस्ता खरीदना है। मूल्य से सस्ता? इसमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि ग्राहम का तर्क था कि हर कंपनी का एक आंतरिक मूल्य होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं। आंतरिक मूल्य? हाँ, यानी उस कंपनी की असली कीमत, जो उसकी संपत्ति, उसकी कमाई की क्षमता, वो कितना डिविडेंड देती है और भविष्य में उसके बढ़ने की क्या संभावनाएं हैं, इन सब पर आधारित होती है। अच्छा। ये वो कीमत है जो एक समझदार बिजनेस एनालिस्ट तय करेगा, अगर वो मान लीजिए पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद रहा हो, शेयर नहीं, पूरी कंपनी। तो ये सिर्फ शेयर के दाम से अलग है? बिल्कुल अलग हो सकता है। शेयर का दाम तो बाजार तय करता है, रोज बदलता है, लेकिन आंतरिक मूल्य कंपनी की बुनियाद पर टिका होता है। तो फिर ये आंतरिक मूल्य निकालना, ये तो काफी मुश्किल काम लगता होगा। इसमें तो बहुत सारा विश्लेषण, बहुत सारी रिसर्च लगती होगी। हाँ बिल्कुल, आसान नहीं है। और ग्राहम खुद मानते थे कि ये कोई एकदम सटीक विज्ञान नहीं है, इसमें अनुमान शामिल होते हैं। आप एक रेंज तय करते हैं कि भाई इस कंपनी का आंतरिक मूल्य शायद 80 से 100 रुपए के बीच है। अच्छा, एक रेंज होती है। और मजे की बात यह है कि ये आंतरिक मूल्य कंपनी के मौजूदा शेयर भाव से बिल्कुल अलग हो सकता है, कई बार बहुत अलग। ऐसा क्यों होता है? बाजार क्यों गलत कीमत लगाता है? देखिए, बाजार अक्सर शॉर्ट टर्म चीजों पर रिएक्ट करता है। कोई खबर आ गई, कोई अफवाह उड़ गई, या बस लोगों में डर फैल गया या लालच आ गया। हाँ, ये तो होता है। तो इन सब चक्करों में बाजार कई बार शेयरों की कीमतों को उनके असली यानी आंतरिक मूल्य से या तो बहुत ऊपर फेंक देता है, ये बहुत नीचे गिरा देता है। अच्छा। और यहीं पर, इसी मौके पर वैल्यू इन्वेस्टर का काम शुरू होता है। वो उन अच्छी मजबूत कंपनियों को ढूंढता है जिनके शेयर बाजार की किसी अस्थायी नासमझी, किसी मूड स्विंग की वजह से अपने आंतरिक मूल्य से काफी कम दाम पर मिल रहे हों। तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे मान लीजिए कोई बहुत शानदार कारीगर है, उसकी बनाई हुई एक कुर्सी है, बहुत बढ़िया लकड़ी, बेहतरीन बनावट, आपको पता है कि उसकी कीमत कम से कम मान लीजिए 10,000 रुपए होनी चाहिए। हाँ ठीक है। लेकिन दुकान में किसी वजह से सेल लगी है या दुकानदार को जल्दी पैसे चाहिए और वो कुर्सी आपको 6,000 में मिल रही है। बिल्कुल। तो आप उसे खरीद लेते हैं, इसलिए नहीं कि वो सस्ती है, बल्कि इसलिए कि आप उसकी असली कीमत, उसका असली मूल्य पहचानते हैं, जो कि 6,000 से कहीं ज्यादा है। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग का सार, कीमत और मूल्य के फर्क को पहचानना। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। वाह। ग्राम जोर देते थे कि आपका फोकस कंपनी के बिजनेस पर होना चाहिए, कि कंपनी कैसा काम कर रही है, ना कि शेयर की रोज बदलती कीमत पर। ये बहुत अहम बात है और यहीं पर शायद ग्राहम वो बहुत जरूरी फर्क बताते हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, निवेश और सट्टेबाजी के बीच का फर्क। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर आज के दौर में जहाँ ट्रेडिंग एप्स हैं, रोज खबरें आती हैं, फटाफट पैसा बनाने की बातें होती हैं, ये फर्क समझना तो बहुत ही जरूरी है।
तो ग्राहम की परिभाषा क्या थी निवेश की? ग्राहम इस मामले में बिल्कुल साफ थे। उन्होंने अपनी किताब में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है और उनकी परिभाषा आज भी उतनी ही सटीक है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, एक निवेश प्रक्रिया वो है जो गहन विश्लेषण के बाद मूलधन की सुरक्षा और एक संतोषजनक रिटर्न का वादा करती है। अच्छा। जो प्रक्रियाएं इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती वे सट्टा हैं। इसमें 3 बातें निकल कर आ रहे हैं। हमें ये 3 मुख्य बातें, एक तो गहन विश्लेषण, दूसरा मूलधन की सुरक्षा और तीसरा संतोषजनक रिटर्न। बिल्कुल। यानी आपने पहले पूरी जांच पड़ताल की, कंपनी को समझा, फिर आपकी पहली प्राथमिकता यह है कि आपका लगाया हुआ पैसा डूबे नहीं, और उसके बाद आप एक ठीक-ठाक वाजिब मुनाफे की उम्मीद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मान लीजिए सिर्फ इसलिए पैसा लगा रहा है क्योंकि उसके दोस्त ने कहा कि ये शेयर खरीद लो, ये ऊपर जाएगा, हाँ। या कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है तो उसमें कूद पड़ो, बिना ये समझें कि वो कंपनी करती क्या है, उसकी माली हालत कैसी है, आगे क्या होने वाला है, तो वो निवेश नहीं कर। ग्राहम के अनुसार वो बिल्कुल निवेश नहीं है, वो सट्टेबाजी है, स्पेकुलेशन। सट्टेबाजी। सट्टेबाजी में आप कीमत के उतार चढ़ाव से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, बिजनेस के प्रदर्शन से नहीं। आप दाव लगा रहे हैं कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, बस। और इसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये तर्क पर कम और भावनाओं पर या अटकलों पर या भीड़ की चाल पर ज्यादा आधारित होता है। जैसा किताब के परिचय में भी इशारा है, जब आप भीड़ के पीछे भाग रहे हों तो ज्यादा संभावना है कि आप सट्टा लगा रहे हों, निवेश नहीं। आप बस उम्मीद कर रहे होते हैं कि आपसे भी बड़ा कोई बेवकूफ मिलेगा जो आपसे ज्यादा कीमत पर खरीद लेगा। ये तो सोचने वाली बात है। तो अगर निवेश में गहन विश्लेषण जरूरी है, हाँ, लेकिन फिर भी विश्लेषण में गलती तो हो ही सकती है, या हालात बदल सकते हैं, कोई भी भविष्य तो नहीं देख सकता। सही बात है, विश्लेषण गलत हो सकता है, दुनिया बदल सकती है। तो फिर निवेशक अपनी पूंजी कैसे सुरक्षित रखे? निवेश की परिभाषा में तो मूलधन की सुरक्षा भी थी। बिल्कुल, और यहीं पर ग्राहम के निवेश दर्शन का शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ आता है, उनका सबसे बड़ा आइडिया। वो क्या? वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। ये उनके लिए केंद्रीय विचार था, मतलब सबसे जरूरी। सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका क्या मतलब है? सुनने में तो अच्छा लग रहा है। इसका सीधा सा और बहुत गहरा मतलब है किसी चीज को उसकी अनुमानित कीमत यानी उसके आंतरिक मूल्य से काफी कम दाम पर खरीदना। अच्छा, कितना कम? काफी कम। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके विश्लेषण के हिसाब से किसी कंपनी के शेयर का आंतरिक मूल्य उसकी असली कीमत 100 रुपए है। ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत कहता है कि आप उसे 100 रुपए में ना खरीदें, इंतजार करें, उसे तब खरीदें जब वो आपको काफी सस्ते में मिल रहा हो। मान लीजिए 60 रुपए में या 70 रुपए में। हो, मतलब 30-40% सस्ता। हाँ बिल्कुल। ये जो 30-40 रुपए का फर्क है ना, आपकी खरीदी कीमत और उसके असली मूल्य के बीच, यही आपका सुरक्षा का मार्जिन है, यही आपका सेफ्टी नेट है। ये तो एक तरह का बफर हो गया, कुशन जैसा। बिल्कुल सही समझा, एक कुशन, एक बफर। सोचिए, जैसे एक इंजीनियर जब कोई पुल बनाता है, हाँ, तो वो उसे सिर्फ उतना मजबूत नहीं बनाता कि वो सामान्य ट्रैफिक का बोझ उठा सके, नहीं, वो उसे उससे कहीं ज्यादा मजबूत बनाता है। हाँ, ताकि अगर कभी ज्यादा लोड आ जाए। बिल्कुल, अगर अनुमान से ज्यादा भारी ट्रक आ जाए या कोई तूफान आ जाए या कोई और अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो जाए, तब भी पुल सुरक्षित रहे, गिरे नहीं। ये जो अतिरिक्त मजबूती है, यही उस पुल का सुरक्षा मार्जिन है। अच्छा उदाहरण है। निवेश में भी ये दाखिल होती है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको कई चीजों से बचाता है। पहली बात, ये आपको आपके खुद के विश्लेषण में हुई गलतियों से बचाता है। हो सकता है आपने आंतरिक मूल्य 100 रुपए आंका हो, पर असल में वो 90 ही हो। दूसरी बात, ये आपको कंपनी के बिजनेस में आने वाली अप्रत्याशित दिक्कतों से बचाता है। मान लीजिए कंपनी की बिक्री अचानक गिर गई। हाँ, हो सकता है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, ये आपको बाजार के बेवजह के उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान से बचाता है। अगर आपने 100 रुपए की चीज 60 रुपए में खरीदी है और बाजार में घबराहट फैलने से कीमत 50 भी हो जाती है, तो भी आप शायद उतना नहीं घबराएंगे। आपको पता है कि उसकी असली कीमत ज्यादा है। सही बात है, मन को शांति रहती है। बिल्कुल। आंतरिक मूल्य और खरीद मूल्य के बीच जितना ज्यादा अंतर होगा, यानी जितना बड़ा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, आपकी सुरक्षा उतनी ही ज्यादा होगी, नुकसान का खतरा उतना ही कम होगा। ये सुनने में तो बहुत ही तर्कसंगत और समझदारी भरा लगता है, लेकिन फिर वही सवाल आता है, बाजार तो हमेशा तर्कसंगत नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो तो भावनाओं पर चलता है, कभी हद से ज्यादा आशावादी तो कभी हद से ज्यादा निराशावादी, एकदम पेंडुलम की तरह। सही कहा। तो एक निवेशक इस भावनात्मक पेंडुलम से कैसे निपटे, कैसे अपने आप को बचाए रखे?
हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती से निपटने के लिए ग्राहम ने बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही यादगार एक रूपक गढ़ा, एक कहानी बनाई। कहानी? हाँ, एक काल्पनिक किरदार बनाया, मिस्टर मार्केट। ये शायद उनकी सबसे प्रसिद्ध कल्पनाओं में से एक है। इसका जिक्र किताब में भी है और ये उनके दर्शन का एक अहम हिस्सा है। मिस्टर मार्केट? ये कौन है भाई? कल्पना कीजिए, सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है। आप दोनों मिलकर एक प्राइवेट बिजनेस चलाते हैं और आपके इस पार्टनर का नाम है मिस्टर मार्केट। ठीक है, मेरा पार्टनर मिस्टर मार्केट। अब ये जो मिस्टर मार्केट है, ये रोज आपके ऑफिस आता है, हर रोज, और आते ही आपके साथ जो बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी है उसका एक दाम बताता है। रोज एक नया दाम? हाँ, रोज। और वो दाम बताकर दो बातें कहता है। या तो वो आपसे आपकी हिस्सेदारी उस दाम पर खरीदने को तैयार है, या फिर वो अपनी हिस्सेदारी आपको उसी दाम पर बेचने को तैयार है। मतलब आप चाहें तो खरीद लें या आप चाहें तो बेच दें उस दिन के दाम पर। अच्छा, रोज ये ऑफर लेकर आता है? हाँ, रोज। लेकिन खास बात यह है कि मिस्टर मार्केट जो है वो बहुत ही मूडी है, बहुत अस्थिर दिमाग का, इमोशनल है। मूडी कैसे? कभी कभी वो जबरदस्त जोश में होता है, भविष्य को लेकर बेहद आशावादी। उसे लगता है कि बिजनेस की कीमत तो बस आसमान छूने वाली है। उस दिन वो आपको आपकी हिस्सेदारी के लिए बहुत ऊंचे, एकदम बेतुके दाम ऑफर करता है। अच्छा। लेकिन कभी हो सकता है उसी हफ्ते में कोई दूसरा दिन आए जो वो बुरी तरह घबराया हुआ हो, निराश हो, डरा हुआ हो। उसे लगता है कि सब कुछ बर्बाद होने वाला है, बिजनेस का भविष्य अंधकार में है। और उस दिन वो वही हिस्सेदारी आपको कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार हो जाता है, एकदम सस्ते में। तो ये तो बड़ा अजीब पार्टनर है, कभी बहुत खुश, कभी बहुत दुखी। बिल्कुल, और यही शेयर बाजार का स्वभाव है। मिस्टर मार्केट दरअसल शेयर बाजार का ही प्रतीक है। ओह, तो ये मिस्टर मार्केट की कहानी शेयर बाजार को समझने के लिए है। हाँ, अब सवाल ये है कि एक समझदार निवेशक इस मूडी पार्टनर यानी मिस्टर मार्केट के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? यही ग्राहम का असली सबक है। समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट के रोज के मूड को, उसके रोज के कोटेशन को नजरअंदाज करता है, इग्नोर करता है। नजरअंदाज क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मिस्टर मार्केट की बताई कीमत का कंपनी के असली मूल्य से ज्यादा लेना देना नहीं है। वो तो बस उसके मूड का इजहार है, उसकी भावनाओं का नतीजा है। कभी वो ज्यादा खुश है, कभी ज्यादा दुखी। अच्छा। समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट को अपना मालिक नहीं समझता कि जो दाम उसने कह दिया वही सच है। नहीं, वो उसे अपना नौकर समझता है। तब मिस्टर मार्केट डर कर, घबरा कर बहुत सस्ते दाम ऑफर कर रहा हो, यानी जब बाजार गिरा हुआ हो, तो समझदार निवेशक खुशी खुशी उससे खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो अच्छी चीज सस्ते में खरीद रहा है, अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। हाँ, क्योंकि उसने अपना विश्लेषण किया हुआ है। बिल्कुल। और जब मिस्टर मार्केट बेहद उत्साहित होकर बहुत ऊंचे बेतुके दाम लगा रहा हो, यानी जब बाजार बहुत तेज हो, तो निवेशक के पास विकल्प है। वो चाहे तो उसे बेच सकता है अगर उसे लगे कि दाम जरूरत से ज्यादा है, या फिर वो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर सकता है। उसे मिस्टर मार्केट के साथ रोज सौदा करने की जरूरत नहीं है। मतलब मिस्टर मार्केट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बिल्कुल, निवेशक अपने फैसले मिस्टर मार्केट की भावनाओं के आधार पर कभी नहीं लेता। वो अपने फैसले अपने स्वतंत्र विश्लेषण, कंपनी के आंतरिक मूल्य के अपने आकलन और अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सिद्धांत पर लेता है। मिस्टर मार्केट की कहानी दरअसल भावनात्मक अनुशासन का एक शानदार पाठ है। बाजार के रोज के शोर शराबे से खुद को अलग रखना सीखो। ये बहुत बहुत दिलचस्प तरीका है बाजार को देखने का, मिस्टर मार्केट। लेकिन ये सब सुनकर, मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मिस्टर मार्केट को नजरअंदाज करना, ये सब करने के लिए तो काफी समझ, काफी अनुशासन चाहिए। हाँ, चाहिए। ऐसा लगता है कि हर कोई शायद इस तरह का विश्लेषण और अनुशासन नहीं रख सकता, या शायद रखना नहीं चाहता। क्या ग्राहम ने इस बारे में भी सोचा? क्या अलग अलग तरह के निवेशकों के लिए उनकी अलग अलग सलाह थी? हाँ, बिल्कुल सोचा। ये ग्राहम की एक और खूबी थी। वो जानते थे कि हर निवेशक एक जैसा नहीं होता। सबकी जरूरतें, सबका स्वभाव, सबका समय देने की क्षमता अलग अलग होती है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने निवेशकों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा। दो तरह के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो सकते हैं। पहला है डिफेंसिव या रक्षात्मक निवेशक। रक्षात्मक, डिफेंसिव, जैसा नाम से लग रहा है ये शायद वो है जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता। बिल्कुल, ये वो निवेशक है जो निवेश में ज्यादा समय या दिमागी कसरत नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता। उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? गंभीर गलतियों से बचना और अपनी पूंजी की सुरक्षा करना। हाँ, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट। और साथ में एक ठीक ठाक संतोषजनक रिटर्न पाना। बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं, पर एक वाजिब रिटर्न मिल जाए। वो स्थिरता और आसानी चाहता है।
उसे रोज रोज मार्केट देखने का या कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ने का झंझट नहीं चाहिए। ये तो बहुत सारे आम निवेशकों की कहानी लगती है, जिनके पास ना समय है ना शायद उतनी विशेषज्ञता। बिल्कुल, और ये पूरी तरह ठीक है। ग्राहम कहते थे कि डिफेंसिव निवेशक होना कोई बुरी बात नहीं है। तो ऐसे निवेशक के लिए ग्राहम ने क्या सलाह दी? उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए ग्राहम ने सरल, आजमाई हुई और कम रखरखाव वाली रणनीतियां सुझाई। जैसे एक तो बॉन्ड्स और शेयरों का मिलाजुला पोर्टफोलियो बनाना, मतलब कुछ पैसा सुरक्षित बॉन्ड्स में और कुछ पैसा अच्छी बड़ी कंपनियों के शेयरों में। बैलेंस बनाकर चलना। हाँ, बैलेंस। दूसरा, उन्होंने विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन पर बहुत जोर दिया। अपना सारा पैसा एक ही जगह या कुछ गिनी चुनी जगहों पर मत लगाओ, उसे कई अलग अलग शेयरों और बॉन्ड्स में फैला दो, ताकि अगर किसी एक में नुकसान हो तो बाकी उसे संभाल लें। रिस्क कम हो जाता है। हाँ, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। वही बात। 1949 के संदर्भ में उन्होंने यूएस सेविंग्स बॉन्ड्स और बड़े स्थापित लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनियों के शेयरों की बात की थी। आज के संदर्भ में ये इंडेक्स फंड या अच्छे म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं। मूल विचार है एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो ज्यादा देखभाल ना मांगे और बाजार के बड़े झटकों को झेल सके। सादगी और सुरक्षा पर जोर। ठीक है, ये तो हुआ डिफेंसिव निवेशक। अब दूसरी तरह का निवेशक कौन है? दूसरा है एंटरप्राइजिंग या उद्यमी निवेशक। एंटरप्राइजिंग उद्यमी, ये कैसे निवेशक है? ये वो व्यक्ति है जो सिर्फ संतोषजनक रिटर्न से खुश नहीं है, वो औसत से बेहतर रिटर्न कमाना चाहता है और इसके लिए वो ज्यादा मेहनत करने, ज्यादा रिसर्च करने और सोच समझकर कैलकुलेटेड जोखिम उठाने को तैयार है। अच्छा, तो ये ज्यादा एक्टिव हुआ। हाँ, ये ज्यादा एक्टिव होता है। उसे निवेश में गहरी रुचि है, वो इसे गंभीर काम की तरह लेता है और इसके लिए समय और दिमाग लगाने को तैयार है। तो जाहिर है इसके लिए रणनीति भी अलग होगी। बिल्कुल, इसके लिए ज्यादा कौशल, ज्यादा अनुभव और ज्यादा समय चाहिए। ये निवेशक सिर्फ बड़ी स्थापित कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहता, जैसा डिफेंसिव निवेशक करता है। तो ये क्या करता है? ये खास मौकों की तलाश करता है, जैसे ऐसी अच्छी कंपनियां ढूंढना जिनके शेयर किसी खास वजह से, शायद बाजार की अनदेखी के कारण, उनके आंतरिक मूल्य से बहुत ज्यादा नीचे के भाव पर मिल रहे हों। ग्राहम इन्हें बार्गेन इश्यूज कहते थे। बार्गेन इश्यूज मतलब सौदे वाली चीजें। हाँ, बिल्कुल। या फिर ये निवेशक ऐसी कंपनियों में पैसा लगा सकता है जो किसी विशेष परिस्थिति से गुजर रही हों, स्पेशल सिचुएशंस, जैसे कि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, विलय या अधिग्रहण, या कंपनी का पुनर्गठन हो रहा है, या कोई कंपनी दिवालियापन से बाहर आ रही हो। ऐसी स्थितियों में अक्सर मुनाफे के खास मौके बन सकते हैं अगर आप सही विश्लेषण कर पाएं। ये तो काफी जटिल लगता है। इसमें तो बहुत जानकारी और समझ चाहिए होगी। हाँ, इसमें ज्यादा विश्लेषण और निर्णय लेने की जरूरत होती है। और ये भी समझना जरूरी है कि इसमें गलतियों का खतरा भी रक्षात्मक निवेशक के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि आप कम जानी पहचानी राह पर चल रहे होते हैं। तो ग्राहम ने इन दोनों के लिए अलग-अलग रास्ते सुझाए, उनकी क्षमता और इच्छा के अनुसार। जी हाँ, और उन्होंने ये भी साफ किया कि ज्यादातर लोगों के लिए शायद डिफेंसिव रास्ता ही बेहतर है। एंटरप्राइजिंग निवेशक बनना हर किसी के बस की बात नहीं और न ही जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन चाहे निवेशक रक्षात्मक हो या उद्यमी, एक बात जो आपकी पूरी बातचीत में बार बार उभर कर आ रही है, वो है भावनाओं पर काबू रखना। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ग्राहम के लिए ये निवेश की पहेली का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल हिस्सा था। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सबसे जरूरी है। ग्राहम बार बार, मतलब पूरी किताब में, निवेशक मनोविज्ञान और अनुशासन के महत्व पर जोर देते हैं, बार बार। क्यों? इतना जोर क्यों? क्योंकि वो मानते थे, और उनका अनुभव भी यही कहता था, कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर कोई बाहरी ताकत नहीं होती, जैसे बाजार का उतार चढ़ाव या बुरी अर्थव्यवस्था। नहीं। तो कौन होता है दुश्मन? निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर वो खुद होता है। खुद? ना, उसकी अपनी भावनाएं, खासकर दो भावनाएं, लालच और डर, ग्रीड एंड फियर। लालच और डर? हाँ, बाजार का ऊपर नीचे होना तो स्वाभाविक है, वो तो होगा ही। मिस्टर मार्केट तो मूडी रहेगा ही। लेकिन आम निवेशक क्या करता है? जब बाजार तेज होता है, सब खरीद रहे होते हैं, कीमतें बढ़ रही होती हैं, यानी मिस्टर मार्केट उत्साहित होता है, तो उसे लगता है कि मैं पीछे न रह जाऊं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो। और वो लालच में आकर ऊंचे दामों पर खरीद लेता है, अक्सर सबसे ऊंची कीमत के आसपास। और फिर जब बाजार गिरता है, कीमतें नीचे आने लगती हैं, यानी मिस्टर मार्केट डर जाता है, तो उसे डर लगता है कि मेरा सारा पैसा डूब जाएगा,
और वो घबराहट में डर के मारे निचले दामों पर बेचकर अपना नुकसान पक्का कर लेता है। यानी ठीक उल्टा करता है जो करना चाहिए, बाय हाई सेल लो वाली गलती। बिल्कुल, ये सुनने में कितना अजीब लगता है पर होता अक्सर यही है। लाखों लोग यही गलती दोहराते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इंसान झुंड में चलने वाला प्राणी है। भीड़ के साथ चलना आसान लगता है, सुरक्षित लगता है। जब सब खरीद रहे हो तो खरीदना आसान है, जब सब बेच रहे हो तो बेचना आसान है। हाँ, अकेले खड़े रहना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। ग्राहम कहते हैं कि भीड़ के विपरीत चलना, जब सब बेच रहे हो तब खरीदने का साहस दिखाना, और जब सब खरीद रहे हो तब बेचने या किनारे खड़े रहने का अनुशासन रखना, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत कठिन है। इसके लिए बहुत हिम्मत और कन्विक्शन चाहिए। तो इसका समाधान क्या है? समाधान वही है, धैर्य, अनुशासन और एक स्पष्ट, पहले से तय की हुई निवेश नीति का होना। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों निवेश कर रहे हैं, आपकी रणनीति क्या है, और आपको उस पर टिके रहना है, चाहे बाजार कुछ भी कहे। मिस्टर मार्केट को नजरअंदाज करना। हाँ, मिस्टर मार्केट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे सिद्धांत इसी अनुशासन को बनाए रखने में मदद करते हैं। वो आपको याद दिलाते हैं कि बाजार की राय पर नहीं, अपनी समझ पर भरोसा करो। अपनी भावनाओं को अपने निवेश निर्णयों पर हावी मत होने दो, तर्क को आगे रखो। तो ये एक तरह से अपने मन को साधना है। बिल्कुल। निवेश सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये दिमाग का, स्वभाव का खेल ज्यादा है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का, ग्राहम के विचारों का एक सार निकालें, तो मुख्य बातें क्या हुई जिन्हें याद रखना चाहिए? जरूर, मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बिंदु हैं। हाँ। पहला, वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत, यानी किसी कंपनी को सिर्फ शेयर की कीमत देखकर नहीं, बल्कि उसके असली बिजनेस, उसके आंतरिक मूल्य को समझकर खरीदना, और तब खरीदना जब कीमत मूल्य से कम हो। ठीक है, मूल्य पहचानना। दूसरा, निवेश और सट्टेबाजी में साफ फर्क करना। निवेश हमेशा गहन विश्लेषण, मूलधन की सुरक्षा और संतोषजनक रिटर्न पर आधारित होता है। बाकी सब सट्टा है जिसमें जोखिम ज्यादा है। विश्लेषण, सुरक्षा, रिटर्न। ठीक है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमेशा एक सुरक्षा कवच लेकर चलो। किसी भी चीज को उसकी अनुमानित कीमत से काफी कम पर खरीदो, ताकि गलतियों और बुरे वक्त से बचाव हो सके। सुरक्षा, मार्जिन, बफर। चौथा, मिस्टर मार्केट की कहानी याद रखो। बाजार के रोज के मूड स्विंग से प्रभावित मत हो। उसकी निराशा का फायदा उठाओ और उसके जरूरत से ज्यादा उत्साह को नजरअंदाज करो। उसे अपना नौकर समझो, मालिक नहीं। भावनात्मक अनुशासन। हाँ, और पांचवां, अपनी क्षमता, अपना समय और अपना स्वभाव पहचानो। तय करो कि आप एक डिफेंसिव निवेशक बनना चाहते हो जिसे स्थिरता और सुरक्षा चाहिए, या एक एंटरप्राइजिंग निवेशक जो ज्यादा मेहनत करके बेहतर रिटर्न पाना चाहता है, और फिर उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाओ। अपनी पहचान जानना। एकदम सही। और इन सब के केंद्र में, इन सब को जोड़ने वाली चीज है तर्कसंगतता और भावनात्मक अनुशासन, लॉजिक और टेम्परामेंट। ये सिद्धांत तो वाकई में टाइमलेस लगते हैं। मतलब 1949 में लिखे गए थे, पर आज भी उतने ही सही लगते हैं। बिल्कुल। और शायद आज इस तेज रफ्तार, सूचनाओं से भरी दुनिया में, जहां ध्यान भटकना बहुत आसान है, ये सिद्धांत और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। जैसा वॉरेन बफे कहते हैं, जो उन्होंने ग्राहम से ही सीखा, सफल निवेश के लिए बहुत ज्यादा आईक्यू होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर किस चीज की जरूरत है? जरूरत है सही स्वभाव की, सही टेम्परामेंट की और धैर्य की। बाजार के रोज के शोर का पीछा करने के बजाय अगर आप बिजनेस के मूल्य पर और अपने निवेश के सिद्धांतों पर टिके रहें, तो लंबे समय में सफलता मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है। ये बहुत गहरी बात है, धैर्य और स्वभाव। तो आज हमने बेंजामिन ग्राहम के क्लासिक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के कुछ बुनियादी पर बहुत अहम विचारों पर गहराई से बात की जी। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल, एक विचार छोड़ जाते हैं। ग्राहम ने कहा था कि असली जोखिम स्टॉक में नहीं होता, बल्कि निवेशक के अपने व्यवहार में होता है। आज के इस दौर को देखें, 24 घंटे न्यूज़ चलती है, सोशल मीडिया पर हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है, ट्रेडिंग ऐप्स बस एक क्लिक की दूरी पर हैं। ऐसे माहौल में अपने निवेश निर्णयों को भावनाओं से, डर और लालच से बचाए रखना कितना मुश्किल लगता है। और इस चुनौती से निपटने के लिए ग्राहम का कौन सा सिद्धांत आपको लगता है कि सबसे ज्यादा मददगार हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। आपका समर्थन और प्रोत्साहन मुझे और मेरी टीम को ये शक्ति देता है कि हम प्रसिद्ध व्यक्तियों की कहानियां और मोटिवेशनल किताबों से जीवन बदल देने वाले विचार ढूंढकर
उन्हें सरल और संक्षिप्त रूप में आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप उन्हें अपने जीवन में अपनाकर सफलता और प्रेरणा की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।